क्या करते हो आप लोग? बाद में याद कर लेंगे। और मैं सिर्फ एक नया तरीका बता रहा हूँ, वही नया तरीका ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ किताब के पाठ याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। अभी बता, पाठ को याद करने में कितना टाइम लगता है? आज लगता है। प्रश्न उत्तर को याद करने में 2 दिन 3 दिन लगेगा। अब पाठ यदि अच्छी तरीके से याद है तो वो जो प्रश्न है वो 1 दिन के अंदर याद हो जाएंगे। तो टाइम किसका बचे? आप लोग। पर आप लोग सोचते हो कि पाठ तो फालतू है, उनको हम बाद में करेंगे। तो सोच लो कि प्रश्न उत्तर याद करो, वहां से परसेंटेज बनेगी। नंबर नहीं आएंगे, सिर्फ 80-90 के बीच में नंबर है बस। जिसको पाठ याद है वही 95 के ऊपर नंबर आया। वो बात अलग है कि सीधा सीधा पूछ लिया या आपको समझ में आ गया वो प्रश्न उसने दिया, तो ये आपने टीचर की बात ध्यान रखी कि हाँ वो प्रश्न क्या है, आंसर तो वही मिलेगा, लेकिन सीधा सीधा प्रश्न नहीं मिलेगा। तो आप लोग अपना दिमाग लगाओगे तो उस प्रश्न का आंसर कर दोगे। देखिए तीसरा कौन सा प्रश्न है बेटा? इस उपन्यास में 30 के दशक की ग्राम संस्कृति का चित्र, उसका चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरीके के परिवर्तन दिखाई देते हैं? माँ का आंचल, आपको नाम लीजिएगा। माता का अच्छा याद होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? समझ में आ गई बात? क्या प्रश्न पूछना है बताओ? दोनों में अंतर करके आपको बताओ। पहले के इस पाठ में आइए संस्कृति उसका, और आज के जमाने में क्या परिवर्तन हो रहा है देखो तुम। पहले के गांव में ज्यादा हरियाली हुआ करती थी। लोग मिलजुल कर रहा करते थे। अधिकतर लोग खेतों में काम करते थे। पहले के लोग अपने बच्चों के साथ समय बिताते थे। कौमा खेलते कूदते थे।
उनकी हर चीज का ख्याल रखो। आगे लिखो, लेकिन आजकल गांवों में न तो ज्यादा हरियाली दिखाई देती है, न ही लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति सम्मान। न ही एक दूसरे के प्रति सम्मान। आजकल के माता पिता अपने बच्चों के साथ न तो समय बिताते हैं, ना ही खेलते हैं। बस अब है साता प्रश्न नहीं करना है, क्योंकि वो कह रहा है आपको भी अपने माता पिता का लाड़ का याद आ रहा हूँ, तो आप अपने शब्दों में आपकी भावना को पूछ रहा है, और आपकी भावना को हमें क्या जानना। आठवां प्रश्न, यहाँ पर भी वो अपने शब्दों को पूछ रहा है। हिंदी में यही होता है कि हर बार वो आपसे अपने शब्दों को पूछेगा। जो मैं नए प्रश्नों की बात कर रहा हूँ ना, मैं वो नए प्रश्न यही होते हैं कि आपके विचार लिखो, अपने शब्दों में इसका आंसर दो। तो वो 2-5 प्रश्न ऐसे हो, बाकी के प्रश्न या तो वो सीधे सीधे होंगे या वो थोड़ा और घूमता है। नजर आपको रखनी है, पहचान आपको करनी है। पता क्या वैसा व्यक्त हुआ है? कौन सी चीजें हैं जो आपको दिख रही है माता पिता के का बच्चों के प्रति लगाव? देखो पूरी चीज देखो, यहाँ माता पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। यहाँ माता पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। माता अपने बच्चे को हाथों से खाना खवाती है। माता अपने बच्चे को अपने हाथों से खाना खवाती है। ऐसे लिखना है, कोई सीधे सीधे थोड़ी लिखना है कि यहाँ में से टीप टाप पे उतार के पटक दिया। जब तो कहा था कि पाठ याद होगा तभी आपके विचार उस प्रश्न के आंसर में सम्मिलित हैं। तो जब आप कभी पासबुक के अंदर देखोगे तो वहाँ क्या है, मैंने जो लिखाया है और उसमें जो आपको लिखा वो मिलेगा, वो थोड़ा अलग मिलेगा, क्योंकि वो पासबुक की लैंग्वेज ही है, हमारी लैंग्वेज। तो हमें क्या प्रश्न बताना है? वात्सल व्यक्त हुआ। वात्सल मतलब जो माता पिता दुलार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, वो चीज़ों को बताना है। तो हमने देखा कि यहाँ माता अपने बच्चे को अपने हाथों से खवा रही है। आगे देखो, माता अपने हाथों से बच्चे को नहवाती धोवाती है। माता अपने बच्चे को नहवाती धोवाती है।
और उसको अच्छी तरीके से रंगीन कुर्ता टोपी पहनाती है। उसको नजर नहीं लग जाए इस कारण काला टीका लगाती है। उसको नजर नहीं लग जाए इस कारण उसको काला टीका लगाती है। क्या लगाती है? काला टीका। क्या लगा रही है? काला टीका। और जब बच्चा रोते धोते हुए डर कर उसके आंचल में रोते धोते हुए डर कर उसके आंचल में छुप जाता है, उसके आंचल में छुप जाता है। आंचल में छुप जाता है तो उसे रोते हुए देखकर माँ भी रोने लगती। ये तो किसकी बातें थी? माता की। किसके संदर्भ में है ये? भोलानाथ के संदर्भ में। भोलानाथ की तो वर्णन है। आप पिता के बारे में लिखो। पिता अपने बच्चे के साथ खेलता कूदता है। उसके साथ खेलता कूदता है, उसको समय देता है। पूजा पाठ करवाता है। आदि बच्चे के प्रति वात्सल्य व्यक्त किया। अब देखो 9वां प्रश्न क्या है? अन्य शीर्षक बताओ। कोई आपको शीर्षक दिख रहा? कोई इसी जैसा है कोई शीर्षक आपके मायने में? ये माता का अचल है, ऐसे कोई इसी जैसा मिलता जुलता शीर्षक तो पाठ के अकॉर्डिंग आपको दिखे। माता का प्यार, माँ का दुलार, माँ की ममता। कोई बात नहीं है, ये हमें नहीं करना। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, हम कर चुके हैं। ये जो 8वां प्रश्न हमने करा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आंसर किसका है? 10 में ना मैंने क्या कहा कि हमें वही प्रश्न करने हैं जो पेपरों में आने लगे। बाकी के प्रश्न तो एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब एक कर लिया तो उसी जैसा दूसरे प्रश्न, उसी का आंसर आपका पहले प्रश्न में मिलेगा। जैसे 10वें का आपको 8वें में मिलेगा। 10वां कर लो या 8वां कर लो, प्रश्न दोनों एक जैसे ही।
अलग अलग दिख रहा। ऐसे प्रश्न आते हैं पेपरों में कि दोनों प्रश्न एक जैसे ही हैं, एक दो लाइन का इधर उधर 500 वाले हेरफेर कर देंगे, लेकिन आंसर एक ही है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि आंसर तो दोनों का अलग अलग होगा, और बच्चे वहाँ कंफ्यूज और आंसर वो दे ही नहीं पाता है और गलत करता है। 11वां प्रश्न, इस बार में बच्चों की दुनिया रची गई वो आपके बचपन की दुनिया से किस तरह अलग है? हमने इस प्रश्न का आंसर चौथे प्रश्न में देख लिया। चौथे में देख लिया और 8वें प्रश्न में देख लिया। चौथे में क्या? चौथे में और छठे में। चौथे प्रश्न में, छठे प्रश्न में, 8वें प्रश्न में हमने इस प्रश्न का आंसर देख लिया। कैसे? बच्चों की जो दुनिया है इस पाठ में, ये देखो बच्चे को बचपन में उसके माता पिता प्यार करते हैं, उसके साथ खेलते कूदते हैं, टाइम बिताते हैं, माता हाथों से खाना खवा रही है, पिता उसके साथ खेल रहा है, कुश्ती लड़ रहा है? लेकिन आजकल के ज़मानों में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, चलेगा ना? तो माता पिता अपने बच्चे को टाइम देते हैं, ना खेलते कूदते हैं, तो ये चीज़ हमने बात समझ में आ गई। ऐसे प्रश्न आते हैं और आपको पाठ याद होनी चाहिए, उसका भावार्थ समझा दिया। 12वें प्रश्न आपको नहीं करना है, कहने का मतलब सारे प्रश्न समझ में आ गई। ऐसे करने हैं हमें प्रश्न। कल चलेगा साना साना हाथ जोड़ी, तो जोड़ो हाथ, या जोड़ लेते हैं हम हाथ थोड़ा सा, आया वो यहाँ पे निकाल। समझ लो क्या कहना चाहता है ये। इसको जो समझ गया ना वो पूरे पाठ को समझ जाएगा। साना साना हाथ जोड़ी, महानगरों की भाव्य शून्यता, मतलब महानगरों में क्या भीड़ होती है, वहाँ क्या लोगों का अपनापन नहीं रहा, पड़ोसी से मतलब नहीं रखना, बगल में क्या हो रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं, दोस्त भाव्य शून्यता, आदम भाग तो रह जाओ, शाम को वापस आओ, ये करो वो फलाना नहीं करना। और यंत्रबद्ध जीवन, मतलब एक मशीन की तरह काम करो, जैसे तो मशीन हो, करते रहते ना, सुबह 7 बजे आओ, रात के 10 बजे आओ, लोग मशीनों की तरह काम करो। तो इस जीवन से वो क्या उठ चुकी है, इस पाठ की लेखिका। पाठ की लेखिका कौन है? मधु कांकरिया। क्या नाम है? तो मधु जी को दूर दूर की यात्रा को ले जाता, और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्द दिया। इसको अंडरलाइन कर लो। प्रश्न यही बना कि ये कौन सी शैली में लिखा था? यात्रा वृत्तांत। साना साना हाथ जोड़ी में किसका वर्णन है? तो इसको भी अंडरलाइन करो। पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक, यहाँ गंगटोक नाम दिया गया है, वैसे उसकी राजधानी का नाम है गंगटोक, लेकिन लेखिका उसको क्या कह रही है उसके हिसाब से गंगटोक। समझ गए? कहीं अलग अलग मत समझिए, गंगटोक अलग है, गंगटोक अलग है, तो उसका नाम है ये गंगटोक कह रहे गंगटोक का। और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित हृदय हम स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है, तो हमें पता लग गया है कि विद्या कैसी है, इसकी विधा, लेखन की शैली, यात्रा वृत्तांत। ऊपर उपन्यास का पहला पाठ, दूसरा पाठ यात्रा वृत्तांत। लेखिका हिमालय की सौंदर्य पर मुग्ध नहीं होती, बल्कि वहाँ के निवासी मेहनत करते हैं, हवाओं में जिंदगी जीते हैं और गरीबी को वो देखते हैं, लेकिन वो क्या मेहनत करते हैं। इसी कारण
कर्मयोग को मेहनत कर वासनाओं का शहर कहा जाता है। इसकी वजह से मेहनत करना। साथ ही ये भी बताना नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए लोगों ने रास्तों का निर्माण कर दिया है और उन रास्तों को निर्माण करने में अपनी जान गंवा दी। लेकिन वो इसमें ये भी बताती है कि वहाँ पर लोगों ने हिमालय को एक पिकनिक स्थल बना दिया। तो उन बेवकूफ़ लोगों ने क्या करा कि वहाँ जाते हैं और उस देश को अपने उस स्थान को अपना समझते नहीं हैं, अपना घर। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर कूड़ा करकट गंदगी फैला देते। तो उस कूड़ा करकट गंदगी की वजह से क्या है कि वो जिस जगह पर जाती है, सुन रखा था कि वहाँ पर उसको क्या मिलेगी, बर्फ़। लेकिन बर्फ़ इस कारण नहीं मिलती है क्योंकि वहाँ पर क्या गंदगी होती है। लोगों ने वहाँ पहाड़ काट कर स्थान बना लिए, तो इस कारण वहाँ क्या नहीं मिलती है, उसको बर्फ़ नहीं। बर्फ़ कब मिलेगी, जब एक बढ़िया शालीन प्रदेश होगा। तो वो उसकी आगे की यात्रा का वर्णन करती है, वहाँ जाती है और वहाँ उसको बर्फ़ मिलती है। वहाँ बर्फ़ क्यों मिली, क्योंकि अभी भी वहाँ लोगों का आना जाना स्टार्ट नहीं हुआ। यदि वहाँ भी स्टार्ट हो जाता तो वहाँ भी गंदगी के ढेर लग जाते और वहाँ भी बर्फ़ नहीं मिलती। तो वो ये चीज़ भी वहाँ बताना चाहते। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है। इसे बढ़कर अकेलापन और करुणा के बाद जागृत होंगे, सृष्टि की समृद्धता का एहसास होगा। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थलों की जानकारी और उनके साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होगा। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ ही हमें अपने स्वयं की संकीर्णता से मुक्त करेगा। अगर जो हमारे अंदर स्वयं आ गया है भावना, वो भी दूर हो जाएगी। और इस पाठ को आपको क्या करना है, घर से पढ़ के आना है तो जल्दी समझना। पहला बार याद करके नहीं रखोगे तो कोई मतलब नहीं है।